जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल राव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। प्यारे साथी, मैं आप सभी को पिछली वाली क्लास में बताया था कि स्वरों के वर्गीकरण, उसमें बताया था कि मात्रा के आधार पर स्वर कैसे बांटे जाते हैं, जीवा के आधार पर स्वरों की संख्या कैसे बांटी जाती है। ये सब दोस्त मैं पिछली वाली क्लास में आप सभी के लिए डिस्कशन कर चुका था, जहां पर मैं आप सभी को बताया था कि मात्रा के आधार पर आपको 3 प्रकार से स्वर बांटा जाता है। एक हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर स्वर में आपके 4 आते हैं, आ ई उ री। आपका दीर्घ स्वर में 7 आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके क्या है, 7 दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद प्लुत स्वर, जो वर्तमान में हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वो संस्कृत में प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद दोस्त आपका जिह्वा के आधार पर मैंने स्वरों की संख्या को बांटा था। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपका ई आया था, ए आया था। उसके बाद मध्य स्वर में आ आया था, जिसका नाम हम लोग उदासीन भी दिए थे। उसके बाद पश्च स्वर, जितने भी स्वर बच गए वो सब किस में चले जाते हैं, पश्च स्वर में। आज हम लोग को पढ़ना है कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या, मुख बंद होने के आधार पर, ये सब दोस्त आज हम लोग बांटेंगे। और आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए, आपका एक भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद नहीं बचेगा। क्योंकि लोग जब एग्जाम में बैठते हैं तो यहाँ पर यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कैसे बांटी जाती है, मुख बंद होने के आधार पर स्वरों की संख्या कैसे बांटी जाती है। अगर आप लोग इसको पूरा कंप्लीट देख लेते, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ कि हेडिंग डालेंगे आप लोग, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये तो आपका हेडिंग हो गया। मुख खोलने के आधार पर स्वर के वर्गीकरण को हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला है विव्रत स्वर, दूसरा है समृत स्वर। नंबर 1 डालेंगे विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। दूसरा नंबर है अर्ध विव्रत स्वर। विव्रत स्वर क्या होता है, अर्ध विव्रत स्वर क्या होता है। विव्रत स्वर में जिसको बोलते समय आपका मुख पूरी तरह से खुल जाए, जैसे आ। अगर आप लोग प्रैक्टिस करिए आ, जब आप लोग आ बोलते हैं तो आपका जो मुख है वो पूरी तरह से खुल जाता है, इसलिए विव्रत स्वर में आपका आ आता है। इसको जरूरी है याद करना। एग्जाम में पूछता है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विव्रत स्वर है। आपको अलग अलग ऑप्शन दे देंगे और इसमें से आपको सही का निशान लगाना पड़ता है। अब आता है अर्ध विव्रत, जिसमें मुख आधा खुलता हो। क्या खुलता हो, आधा खुलता हो। आधा कौन कौन से वर्ड में आएगा, पहले तो आप लोग इसी का आधा कर लो। जब विव्रत स्वर में आ खुलता है तो इसका आधा क्या होगा, मैं आपको जब सजाती स्वर बता रहा था तो उसमें आ का आधा किया था। आ प्लस आ से मिलकर हमारा क्या होता है, आ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आ का। जब इसका आ एक ले लेंगे तो किसमें आ जाएगा दोस्त, इसमें आ जाएगा, ये आ गया अर्ध विव्रत स्वर में। उसके बाद इसी में आएगा बड़ा ए और ये आएगा बड़ा औ। ये आपको याद हो गया होगा। विव्रत स्वर में आपका आ आएगा, अर्ध विव्रत स्वर में आपका आ आएगा, ए आएगा और औ आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर ये नहीं याद हो रहा है तो अभी 2 मिनट रुकिए, आपको मैं पूरा याद कराऊंगा, वो भी एकदम आसान तरीके से। अभी मैं आपको एक हिंट और डालेंगे आप लोग, मुख बंद होने के आधार पर, होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
ये तो हो गया मुख खुलने के आधार पर आपका। अब ये है आपका मुख बंद होने के आधार पर। मुख बंद होने के आधार पर भी हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। पहला है समृत स्वर, समृत स्वर, और दूसरा है अर्ध समृत स्वर। अब समृत स्वर में क्या क्या आएगा, जैसे चारों क्या होते हैं ई, सॉरी दो ई आएंगे और दो उ आएंगे, मतलब लघु ई और दीर्घ ई, लघु उ दीर्घ उ, ये किसमें आ गए, समृत स्वर में। समृत स्वर का मतलब होता है कि जिसमें मुख ऐसे स्वर जिसको बोलते समय मुख पूरी तरह से बंद हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर क्या होते हैं, अर्ध समृत स्वर ऐसे स्वर हैं जिसको बोलते समय अर्ध विपरीत स्वर से, अर्ध विपरीत स्वर से थोड़ा कम और समृत स्वर से थोड़ा ज्यादा मुख खुलता हो, उसे हम लोग अर्ध समृत स्वर बोलते हैं। अर्ध समृत स्वर में आएगा दोस्त, एक तो आएगा ओ और एक आएगा ए। ये दोस्त आपका क्या हो गया, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया और मुख बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग, विपरीत स्वर में आएगा आ, अर्ध विपरीत स्वर में आएगा आ ई औ, समृत स्वर में आएगा ई उ, उसके बाद ओ ए। इस प्रकार से आप लोग बांट सकते हैं। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, सबसे जरूरी चीज है आपको याद होना चाहिए। ये तो हर एक क्लास में बताया जाता है, हर एक टीचर बताते हैं आपको कैसे इसको पढ़ना है। हर अध्यापक को इसको पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन मजा तब आएगा जो हम लोग से पढ़ रहे हैं उनको भी याद होना चाहिए। अगर वो एग्जाम में बैठे और उनका अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उनका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपके दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए। चलिए दोस्त, हम लोग इसको याद करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हुई है, किसी की शादी पड़ी हुई है, अगर वो आपको निमंत्रण दिया और कैसे बुलाएगा, इन्हें भी लेकर आना है, उन्हें भी लेकर आना है, मतलब किसको किसको, ई को भी और उ को भी लेकर आना है। ई भी आएंगे, उ भी आएंगे। लेकिन अर्ध समृत स्वर को हम लोग कैसे याद करेंगे, अर्ध समृत स्वर का मतलब होता है ये दोनों छोटे वाले, क्या है, छोटे वाले, मतलब जब शादी होती है, जब निमंत्रण दिया जाता है घर वाले में मेंबर को, तो उसमें से बच्चों को भी बोल दिया जाता है, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी शादी में आएंगे उनके अपने साथ। इसीलिए ई भी आएंगे, उ भी आएंगे, उसके साथ साथ ए भी आएंगे, ओ भी आएंगे, मतलब बच्चे जो छोटे वाले हैं, ए क्या है, ए एक मात्रा का है, ओ भी एक मात्रा का है, और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों दोस्त बड़े वाले होते हैं। इसीलिए दोस्त आपको याद करना ये छोटे वाले हैं। उसके बाद विपरीत स्वर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आ एक ही शब्द है विपरीत स्वर जिसमें मुख पूर्ण रूप से खुल जाए, उसे हम लोग आ का नाम लेते हैं। आप लोग इसको एक बार दो बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा आ का आधा मैं आपको बता ही दिया था। अगर विपरीत स्वर पूछता है तो आ, अगर उसी का आधा पूछता है अर्ध विपरीत तो उसमें आ जाएगा। फिर दो बड़े बच जाते हैं, ये बड़े आपको ए और औ आपको याद ही हो जाएगा। अगर आपको स्वर पूरी तरह से याद है तो आपको इसको याद करने में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सब तो बहुत छोटी चीज है, बस आपको प्रैक्टिस में लाना है। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका तैयार होता चला जाएगा। देख सकते हैं आप लोग विपरीत स्वर में आ, अर्ध विपरीत स्वर में आ, बड़े वाले ए, बड़ा वाला ओ, समृत स्वर में ई भी आएंगे, उ भी आएंगे, अर्ध समृत में दोनों बच्चे छोटे छोटे, ओ भी आएंगे, ए भी, ये सब क्या है, बड़े वाले हैं, ये छोटा वाला है। उसके बाद इसमें ए आएगा, औ आएगा, आ आएगा, आ। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं।
चलिए, आपको मैं उम्मीद करूंगा इसको पूरा याद हो गया हो। अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पिछली वाली क्लास को मैं रिकॉल करा देता हूँ कि मैं पिछली वाली क्लास में आपको क्या क्या बताया था। आप लोग ध्यान पूर्वक एकदम क्लास को देखिए, जरा सा भी मिस मत करना, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है गवर्नमेंट एग्जाम की, जहां पर हिंदी का रोल बहुत ज्यादा रहता है। जितना ज्यादा आप लोग हिंदी को अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन सही होने का चांस बढ़ जाता है। चलिए दोस्त, हम लोग एक बार स्वरों को जो वर्गीकरण हम लोग बांटे थे, उसका पूरा विस्तार से क्लास में तो पढ़ ही लिए थे, उसका एक बार शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं कि एक एक मिनट आपको लगेगा, जिससे कि आपको जो दिमाग है वो भूलने की क्षमता उसमें बहुत तेज होती है। और अगर आप लोग किसी चीज को बार बार नहीं देखोगे तो ऑटोमेटिक ये जो दिमाग है उसको भूल जाता है, चाहे वो किताब हो चाहे वो इंसान हो। अगर आप लोग किसी इंसान को बार बार नहीं देखोगे तो इंसान को भी आप भूल जाओगे। तो ये क्या चीज है आप लोग समझ सकते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग समझते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मैंने उसमें बताया था आपको 3 प्रकार से होता है। पहला है ह्रस्व स्वर। आप लोग मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को ही हम लोग दोस्त अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर को हम लोग बोलते हैं लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल स्वर। अगर आपके एग्जाम में पूछता है ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 4। मूल स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 4। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 4। 4 कौन कौन से होते हैं उसको भी तो जानना पड़ेगा। देखिए, पहला तो हो गया आ, दूसरा हो गया ई, छोटी वाली ई, उसके बाद छोटा वाला ऊ, उसके बाद री। ये क्या है? ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। इसमें को हम लोग एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी को हम लोग मूल स्वर भी बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा नंबर आता है मात्रा के आधार पर जो स्वरों को हम लोग बांट रहे हैं, यहां पर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में दोस्त मैं आपको बताया था कि दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 होती है और दीर्घ स्वर को भी हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बड़ा स्वर, इसी को बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर, जिसमें 2 मात्राएं होती हैं। और आप लोग अभी तुरंत समझ जाएंगे कि सजातीय स्वर क्या होता है, विजातीय स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं। बस आप 1 मिनट का मुझे अपना वक्त दीजिए। देखिए, दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो 7 होती है। इसकी संख्या कुल 4 हो गई और इसकी संख्या कुल हो जाएगी 7। कौन कौन से? एक तो आएगा आ, बड़ी ई और एक बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। अब दोस्त, ये आपका जो 7 है ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर अगर पूछता है तो एग्जाम में दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आपका जवाब आ गया 7। अगर पूछता है संयुक्त स्वर, दोस्त यहां पर आप लोग गलती मत कर देना। अगर एग्जाम में पूछता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, तो वहां भी आपको 4 लगाना पड़ेगा। अगर संयुक्त स्वर पूछता है तब भी आपको 4 लगाना पड़ेगा। लेकिन जब संयुक्त व्यंजन अगर पूछ ले तो आपका छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। और संयुक्त स्वरों की अगर बात करता है तो आपका ए, आई, ओ, औ होता है। इसे दोस्त हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। आपको पता होगा, मैं पिछली वाली क्लास में आप सभी को बताया था कि इसी 4 को हम लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं। और संयुक्त स्वर कैसे बोलते हैं? इसका निर्माण होता है आ प्लस ई से, इसका निर्माण होता है आ प्लस ए से, इसका निर्माण होता है आ प्लस उ से, इसका निर्माण होता है आ प्लस ओ से। इसलिए दोस्त हम लोग इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। इसी का एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं विजातीय स्वर।
विजातीय स्वर कैसे होते हैं? जब इसको आप लोग तोड़ते हो तो ये अलग अलग स्वरों में टूटता है, इसी का मतलब ये विजातीय स्वर हो गया। और ये जो तीन है ये आपका बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये आपका क्या होता है? ये दोस्त आपका सजातीय स्वर होता है, सजातीय स्वर। और इसको हम लोग बोलते हैं विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। 1 मिनट में आपका ये डाउट क्लियर हो गया। और तीसरा आता है पुलुत स्वर, पुलुत स्वर। पुलुत स्वर मैंने आपको बताया कि वर्तमान में इसका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जा रहा है, ये संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। पुलुत स्वर जिसको बोलते समय 3 गुना समय लगे, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, हर स्वर के 2 गुना समय लगता है, उसको हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे ओम, राम, जिसको बोलते समय आपकी जो आवाजें हैं उसको खींचना पड़ जाए, ज्यादा जोर लगाना पड़ जाए, ज्यादा समय देना पड़ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पुलुत स्वर। ये तो दोस्त आपका हो गया मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम यहाँ पर एक डाउट आप लोग का और क्लियर करते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है उसको हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। अग्र स्वर में जो आते हैं वो दोस्त मैंने आपको बताया था कि जिसका पैर आगे की तरफ लटका हुआ है उसको हम लोग अग्र स्वर बोलते हैं। ये क्या है? अग्र स्वर। अग्र स्वर में आएगा ये 4 आएंगे। देखिए इसका पैर आगे गया, इसका पैर आगे गया, इसका पैर आगे गया, तो इसका पैर भी आगे गया, इसीलिए दोस्त इसको हम लोग अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर में दोस्त आपका आ जाता है, इसी को हम लोग उदासीन भी नाम दिए थे, उदासीन स्वर। क्योंकि दोस्त आज आपका पूरा स्वर जो है, जो स्वरों का जो प्रकार था वो आपका समाप्त हो रहा है, इसीलिए मैं पूरा रिकॉल करा रहा हूं जिससे कि आपको एक बार माइंड सेट में आपको बैठ जाए। उसके बाद यहां पर आता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। पश्च स्वर में आएगा आ, उ, ओ और आएगा औ। पश्च स्वरों की जो संख्या होती है कुल 5 होती है, प से पश्च, प से 5। अगर पूछता है पश्च स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है तो आपका जवाब होगा 5। मध्य स्वरों की संख्या आ होती है, इसी को हम लोग उदासीन स्वर बोलते हैं। अग्र स्वरों की संख्या 4 होती है, ई, ए। समृद्ध स्वर आप लोग देख लीजिए, हर स्वरों की संख्या 4 होती है, इसकी संख्या कुल 7 होती है। इसकी संख्या दोस्त कुल 7 होती है, इसकी संख्या कुल 4 होती है, इसकी संख्या कुल 3 होती है। और पुलुत स्वर वर्तमान में तो उसका प्रयोग किया नहीं जा रहा संस्कृत में, हिंदी में। इसकी संख्या दोस्त 1 होती है, इसकी संख्या 3 होती है, इसकी संख्या 4 होती है और इसकी संख्या 2 होती है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। इस बोर्ड पे आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये पूरा स्वरों की वर्गीकरण को हम यहां पर बांट चुके हैं। अब दोस्त जो अगली वाली हमारी क्लास आएगी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ड और ढ का प्रयोग, उच्चित ढ, उच्चित ढ का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, कब दोस्त आपका। पहले तो आप लोग समझिए कि उच्चित ड क्या होता है, उच्चित ढ क्या होता है। अगर आप लोग इसको समझ गए तो आपका क्वेश्चन में जो शुद्ध रूप से लिखना होता है उसको आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं कि मुझे कब बिंदु लगाना है कब नहीं लगाना है। आप लोग कल वाली क्लास देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद में आप सभी को व्यंजन की तरफ लेके चलूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को जो स्वरों को वर्गीकरण को मैंने बांटा है इसको आप लोग पूरी तरह से
एकदम याद कर लिए होंगे। और बिंदु लगाने का तरीका मैंने बताया था कैसे, मैंने 4 प्रकार से बिंदु लगाने का तरीका बताया था। एक पंचमाक्षर का, एक नुक्ता वाला बताया था, एक उत्क्षिप्त का बताया था और एक अनुस्वार का बताया था। अनुस्वार को भी हम लोग ना में परिवर्तन करते हैं, अपने पांचवें वाले में परिवर्तन करते हैं, आखिर ना में हम लोग ना बोल के पांचवें वाले में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्वरों को जो हम लोग बांटते हैं वो अलग अलग, कभी आप लोग 10 बांटते हो, कभी 11 बांटते हो, कभी 13 बांटते हो। उच्चारण के आधार पर स्वर पूछ लिए जाते हैं, अर्थ के आधार पर स्वर पूछ लिए जाते हैं, स्वरों की कुल संख्या डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताया था कि व्यंजनों की जो संख्या है कुल कितनी होती है, व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग कैसे करिए थे, 33 व्यंजन कितने होते हैं, 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन कौन से, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह। इसको हम लोग इस प्रकार से 52 वर्डों को बांट चुके थे। दोस्त, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जितने भी मेरे प्यारे साथी मुझे देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी दूर दूर तक शेयर करेंगे। अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टोरी भी आप लोग लगा देना कहीं ना कहीं। और मेरे इंस्टाग्राम पर अंकुल राव 02 को मुझे मेंशन कर देना, मैं आपकी हर एक कमेंट का जवाब दूंगा और आपके मेंशन को भी अपने स्टोरी पर जरूर लगाऊंगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं आप लोग से अगली वाली क्लास में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद के साथ। और आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्ते।